नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और मार्केट में इस समय देखें तो रोज आजकल गिरावट देखने के लिए मिल रही है। गिरावट की वजह केवल एक ही मानी जा रही है, वो है मार्केट में चुनाव का असर। और चुनाव के असर की जो घबराहट है, फेज 3 के इलेक्शन जब वोटिंग हुई है उसके बाद से थोड़ी सी घबराहट बढ़ी है। अब इसका क्या कुछ असर देखने के लिए मिलेगा, क्या कुछ आंकड़े बता रहे हैं, इसमें देखना होगा कि इंटरेस्टिंगली मार्केट एक तरफा जो दिशा पकड़ेगा वो क्या होगी। अगर हम देखें तो एफआईज की भी लगातार बिकवाली चल रही है इंडियन मार्केट में। साथ ही तीसरे चरण के मतदान के बाद मार्केट में फियर फैक्टर बढ़ा। साथ ही Q4 के नतीजे जिनमें कि इतनी पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है मार्केट को जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो कहीं ना कहीं ये तीनों फैक्टर्स है जिसकी वजह से मार्केट में एक बाइंग नहीं देखने के लिए मिल रही है। लेकिन खास चर्चा पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर सनी अग्रवाल, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ रिसर्च फ्रॉम SBI कैप सिक्योरिटीज। सनी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आपसे मुलाकात हो रही है। या गुड इवनिंग विवेक जी, शो में इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। सर आपका स्वागत है। सर मैं एक डेटा पढ़ देता हूं दर्शकों के लिए, जिसमें कि अगर हम देखें तो फेस वाइज जो मार्केट में मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है वो थोड़ा सा चौंकाने वाला है। फेस 1 जब 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी उस समय इंडियन मार्केट की मार्केट कैप 391 लाख करोड़ थी। फेज 2 वाले दिन 26 अप्रैल को मार्केट कैप 402 लाख करोड़ थी, तो कम से करीब करीब 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का इजाफा देखने के लिए मिला। फेज 3 यानी कि 7 मई को जब फेज 3 का वोटिंग हुई उस समय पर मार्केट कैप घटी और करीब 6 लाख करोड़ का झटका लगा। और आज जिस तरह से मार्केट गिरी है तो इंडियन मार्केट कैप दोबारा से 391 लाख करोड़ के भी नीचे के पास आ गई है। सनी सर, कैसे देख रहे हैं ये लगातार मार्केट में जहां से चला वहीं पर आकर खड़ा हो गया, कम से कम इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप? आशीष जी, मुझे लगता है कि पहले तो मैं थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में इलेक्शन पहली बार हो रहा है। हर 5 साल में चुनाव होते ही हैं और उसके बावजूद मार्केट लाइफ हाई के आसपास है। तो डिस्पाइट ऑफ एनी इवेंट, कितनी सरकारें आई और कितनी चली गई, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली मार्केट को जो फॉलो करना है वो है प्रॉफिट ग्रोथ का जो पैटर्न है वो फॉलो करता है मार्केट और इसी को रिवॉर्ड करता है। हालांकि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली डिपेंडिंग ऑन इवेंट थोड़ा उथल पुथल रहता है, वोलेटिलिटी रहती है। और जिस तरह से अब इलेक्शन के हम मिडल में आ चुके हैं, ऑलरेडी आई थिंक 283 सीट्स पर वोट हो चुका है, जो कि तकरीबन 50%, अगर मैं परसेंटेज टर्म में देखता हूँ 542 का, तो तकरीबन वहाँ उतना वोटिंग ऑलरेडी हो चुका है। और थोड़ा लंबा इलेक्शन है, फेज आई थिंक अभी और 3-4 फेज बचे हैं। 4 जून को नतीजे आएंगे इलेक्शन के। तो टू सम एक्सटेंट डेफिनेटली वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। डिफरेंट व्यूज रखने वाले लोग भी होते हैं। और एक चीज हमें ध्यान रखना होगा कि जो एफआईआई की जो सेलिंग है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, ये सिर्फ ये अगर आप डेटा देखते हैं तो सिर्फ ये इंडियन मार्केट में ही सेलिंग नहीं चल रही है। अक्रॉस द बोर्ड इमर्जिंग मार्केट्स में, मेजोरिटी ऑफ द इमर्जिंग मार्केट्स में अगर आप एफआईआई के आंकड़े देखेंगे पिछले 1 महीने के, तो उसमें कहीं ना कहीं सेलिंग नजर आ रही है। सिर्फ एक चुनिंदा कुछ मार्केट है, जैसे चाइना हो गया, कोरिया हो गया, वहाँ हल्की फुल्की बाइंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की देखी जा रही है। टू सम एक्सटेंट मैं इससे यूएस बॉन्ड यील्ड से भी लिंक करना चाहूंगा। वहाँ थोड़े से यूएस बॉन्ड यील्ड जो है कहीं ना कहीं हमने देखे हैं 10 ईयर के थोड़े बढ़े हैं। 3.9% हुआ करते थे 4-5 महीना पहले, अब बढ़ करके 4.5 4.6 के रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। और इसका सीधा सीधा एक कारण यही है कि जो यूएस में रेट कट आने वाली थी उसमें कहीं ना कहीं डिले हुआ है। पहले 6 रेट कट से हमने साल स्टार्ट किया था, 3 पे आ गए और अब 2 या 1 की बात होने लगी, वो भी जो जून में होने वाला था अब सितंबर में हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ग्लोबल लिंकेज भी है पूरा, जो फंड फ्लो पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो। और अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट की बात करूं, हालांकि मार्केट में लाल निशान देख के सबको डर लगता है, बट अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू लेंगे तो ऊपर से हम सिर्फ 3% करेक्ट हुए हैं। आई थिंक 22,700 का हमने टॉप बनाया था, उसके बाद अब हम 700 पॉइंट नीचे आए हैं। तो परसेंटेज टर्म में 3 सवा 3% है। और अगर आप ब्रॉडर रेंज भी देखेंगे मार्केट की, पिछले 3 महीने में ये 1000 पॉइंट के रेंज में ही घूम रहे हैं। जी नीचे में 21,700 और ऊपर में 22,700। तो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी रेंज बाउंड ट्रेड विच इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। तो पैनिक होने की कोई जरूरत है नहीं। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, जहां लिक्विडिटी ड्रिवन अपॉर्चुनिटी आई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सेलिंग चल रही है। तो अगर आप फ्रेश मनी डिप्लॉय करना चाहते हैं तो ग्रेजुअली क्वालिटी बिजनेसेस एक अच्छे रेट में
एक कंफर्टेबल वैल्यूएशन में लेने का एक अच्छा मौका बन रहा है, मुझे लगता है। बिल्कुल। सर ने एफआईज की सेलिंग की बात की, एक बार एफआईज का डेटा भी देख लेते हैं। कल तक का डेटा जो था उसमें करीब 29,200 करोड़ की सेलिंग एफआईज कर चुके हैं और आज का डेटा आ चुका है। आज के डेटा में एफआईज ने सबसे बड़ी सेलिंग की है पिछले कुछ सत्रों की, और आज 6,995 करोड़ की सेलिंग है। अगर इस फिगर में 29,196 करोड़ में अगर हम 6,995 करोड़ और जोड़ देते हैं तो आज की सेलिंग मिलाकर करीब 36,191 करोड़ की सेलिंग एफआईज की हो जाती है जब से इलेक्शन का दौर शुरू हुआ है 19 अप्रैल से लेकर। सर, ये 4 जून तक चलेगा या 4 जून के बाद भी चलेगा? आशीष जी, विवेक जी, मेरा ये मानना है कि अब बेसिकली सेलिंग तो मुझे पता नहीं कब तक चलेगी। बट मुझे लगता है कि जो इलेक्शन का आउटकम है वो कहीं ना कहीं मार्केट में भी 20 मई का जो इलेक्शन का जो फेज होगा वहां से कहीं ना कहीं एक डिस्काउंट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वहां से फिर जो 4 जून का समय है मोटा मोटी 15 दिन रह जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मे बी 15 डेज अहेड ऑफ इलेक्शन आउटकम, मुझे लगता है कि स्ट्रीट जो भी है इलेक्शन का आउटकम वो कहीं ना कहीं डिस्काउंट करना स्टार्ट करेगा। तो 4 जून जो है, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली उसके पहले ही मार्केट जो भी है प्लस माइनस पॉजिटिविटी उसे डिस्काउंट कर लेगा। और रही नंबर ऑफ सीट्स की बात, तो मैं काफी लोगों से बात करता हूँ, उनका सबका ये कहना है कि जो रूलिंग पार्टी है वो 400 सीट्स की बात कर रही है, इससे इतने कम आएंगे तो मार्केट डिसअपॉइंट हो सकता है। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली मेजोरिटी मेजोरिटी होती है, डजेंट मैटर कि आप कितने सीट से मेजोरिटी में आ रहे हो। टिल द टाइम आपकी जो पॉलिसी कंटिन्यूटी है वो कंटिन्यू रहेगी, उसमें कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होगा। एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट का केपेक्स ड्रिवन ग्रोथ मॉडल है उसमें अगर फोकस बना रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि अल्टीमेटली मार्केट के लिए कोई निगेटिव न्यूज है। ठीक है, शॉर्ट टर्म नीजक रिएक्शन डेफिनेटली हो सकते हैं मार्केट में, 2-5% का अपमूव, इट्स नॉट अ बिग डील ऑन पोस्ट इलेक्शन। बट अल्टीमेटली थोड़ा सा हॉराइजन अगर लंबा रखते हैं 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने का, तो मुझे लगता है कि मौके काफी है मार्केट में वेल्थ क्रिएट करने के। बिल्कुल, तो मौके काफ़ी हैं वेल्थ क्रिएट करने के। और बहुत इंपॉर्टेंट बात सर बता रहे हैं कि ये इलेक्शन का जो आउटकम है, कल हमारी बग्गा साहब सर से भी यही बात हो रही थी। उन्होंने भी यही बताया था कि जीत जीत होती है, वो कितनी सीट से होती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं रहेगा। अगर आप 300 सीट भी आ जाती है रूलिंग पार्टी की तो भी मार्केट उसको पॉजिटिवली ही लेगा। हो सकता है कि छोटा मोटा जो ट्रेडर्स जो एक सेलिंग करते हैं वो एक बार को दिखे, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी बताया कि कोई ऐसा मेजर सेलिंग कोई मार्केट में नहीं दिख रही है। फेज़ 4 के जो पोलिंग होगी वो 13 मई को होगी, फेज़ 5 20 मई को और फेज़ 6 25 मई को। सर, लेकिन इन 3 फेसेस में जितने हो चुके हैं, मैं एक बार फिर डेटा पढ़ देता हूँ, एक इंटरेस्टिंग डेटा है सेक्टर वाइज हमने निकाला है। निफ्टी ने फेज 1 से लेके फेज 2 तक करीब 1.2% का रिटर्न दिया, लेकिन फेज 2 से सेलिंग शुरू हुई, घबराहट महसूस हुई और आज की तारीख तक निफ्टी करीब 2% टूटा है। ब्रॉडर रेंज में देखें तो ज़्यादा गिरावट नहीं है। सेम हालत बैंक निफ्टी की है। बैंक निफ्टी ने फेज 2 से फेज 3 के बीच में नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया था, बिल्कुल फ्लैट था, लेकिन फेज 3 से लेके और 2 दिन के अंदर बैंक निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली है। आईटी इंडेक्स पहले फेज में तो चल रहा था, लेकिन दूसरा फेज और तीसरा फेज उसके लिए ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहा। एफएमसीजी इंडेक्स ये ठीक चला है, लेकिन पिछले 2 दिन में एफएमसीजी इंडेक्स ने, खासतौर से आज के ही सत्र में एफएमसीजी ने कुछ अपनी बढ़त को खो दिया है। सबसे जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है वो ऑटो सेक्टर रहा है, जिसने कि फेज 1 से लेके अभी तक नेगेटिव रिटर्न नहीं दिए। फेज 1 से लेके फेज 2, फेज 2 से फेज 3 और फेज 3 यानी कि 7 मई से लेके और आज तक के भी रिटर्न इसके करीब 2.5% पॉजिटिव ही है। मेटल में भी सेम हाल है, जितनी बढ़त उन्होंने बनाई थी फेज 1 से लेके फेज 2 तक में, उतनी पूरी बढ़त गंवा दी। फार्मा का भी यही लगभग हाल रहा। ऑयल एंड गैस में तो गिरावट थोड़ी तेज हो गई है और रियल्टी इंडेक्स में अभी बढ़त थोड़ी बनी हुई है अगर हम फेज 1 से फेज 2 तक का इंडेक्स देखें, लेकिन अगर हम फेज 2 और फेज 3 से अभी तक की तारीख का रिटर्न देखें तो थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है। सनी सर, सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि अगर मार्केट में घबराहट रहती भी है तो किन सेक्टर्स में रहेगी? 20 मई तक आपने बताया कि थोड़ा सा भी ऐसा ही रहने वाला है, हालांकि लॉन्ग टर्म नेगेटिव नहीं है, लेकिन अगर ये घबराहट रहती भी है तो किन सेक्टर्स पर ज़्यादा प्रभाव डालेगी और किन सेक्टर्स पर कम रहेगी?
विवेक जी, जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया कि अल्टीमेटली मार्केट जो है अर्निंग ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ को ट्रैक करके रिवॉर्ड और पनिश करता है। और जिस तरह से अभी आप जो डेटा प्रेजेंट कर रहे थे, काफी अच्छा डेटा है। मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं जो क्वार्टर 4 के जो नतीजे आ रहे हैं मार्च क्वार्टर के, उसका भी सीधा सीधा इम्पैक्ट हम ये सब कंपनीज पे और इंडेक्स पे देख रहे हैं। जैसे बैंकिंग में मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो नंबर्स है इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन ही रही है। बट हालांकि जो आरबीआई का जो एक रिसेंट रेगुलेटरी अपडेट आया था, जिसमें प्रोजेक्ट फाइनेंस को लेकर प्रोजेक्ट प्रोविजनिंग बढ़ाने की बात करी, तो उसके चलते कहीं ना कहीं बैंक में एक गिरावट हमने देखी। ऑटो में हमने देखा कि जिस तरह से कल हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटोकॉर्प के नंबर, टीवीएस के नंबर आए, क्या पहले मारुति के नंबर आए, मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर में एक क्लियर कट एक आउट परफॉर्मेंस इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं और आउटलुक भी काफी बेहतरीन है, स्पेशली ऑन पैसेंजर व्हीकल एंड टू व्हीलर साइड। एट द सेम टाइम जो ट्रैक्टर सेगमेंट है, जो कि एक प्रेशर में रहा था पिछले पूरे साल, उसमें भी एक ऑप्टिमिज्म है कि अगर मानसून अच्छा होता है तो FY 25 में ट्रैक्टर में भी एक वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिलेगी। और जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, जिसमें यूजुअली इलेक्शन के आसपास थोड़ी स्पेंडिंग कम हो जाती है, उसमें भी एक्सपेक्टेशन है कि स्पेशली मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल साइड में इलेक्शन के बाद वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ऑटो सेक्टर काफी स्वीट स्पॉट में है। और इसी के चलते हमने देखा है कि काफी बड़ी दिग्गज कंपनियों ने भी अनाउंसमेंट की है इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे JSW ग्रुप ने एमजी के साथ मिलकर के जो प्लांट लगाने की बात करी। रिसेंटली टेस्ला की हमने जब ईवी की पॉलिसी आई थी, तो टेस्ला का जो प्लान था, हालांकि उनके ग्लोबल स्लोडाउन के चलते उन्होंने प्लान थोड़ा डिले किया है। तो टेस्ला का कहीं ना कहीं इंडिया में फॉर विनफास्ट जो कंपनी है, उसका भी इंडिया में प्लांट लगाने का प्लान है। तो मुझे जी लगता है कि ओवरऑल ऑटो सेक्टर डोमेस्टिक स्टोरी एज वेल एज एक्सपोर्ट स्टोरी को देखते हुए काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, और उसी के चलते हम आउट परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो अर्निंग ग्रोथ रहेगी ऑटो सेक्टर में, और उसी के चलते ऑटो सेक्टर एक जो है यहाँ एक काइंड ऑफ ट्रेड एक लिया जा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से। FMCG अगेन एक काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले 2 साल से। उसमें भी एक जो पॉजिटिव कमेंट्री निकल कर आ रही है सभी कंपनी की ओर से कि रूरल सेगमेंट है, रूरल बेल्ट में कहीं ना कहीं एक वॉल्यूम रिकवरी का होप, एक ग्रीन शूट नजर आ रहा है। और जब एक मानसून अच्छा होगा तो एक कहीं ना कहीं वो एक बड़ा पुश देगा अर्निंग ग्रोथ को लेकर के। और एट द सेम टाइम एक रिस्क ऑफ ट्रेड के तौर पे भी FMCG में कहीं ना कहीं जो स्मार्ट मनी है वो पार्क किया जा रहा है। तो आई थिंक इसके अलावा जो बॉटम अप स्टोरी है जहाँ अर्निंग ग्रोथ बेहतर रहेगी, अगर मैं मान लेता हूँ कि जो करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो कंटिन्यू होगी, तो मुझे लगता है कि जो अगला दौर है रेलवेज और डिफेंस का, जहां हमने एक बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस देखी थी पिछले साल, वहां भी मुझे लगता है कि एक काफी स्ट्रांग एक प्रॉफिट ग्रोथ का सपोर्ट है, और उसी के चलते वहां भी एक सिलेक्टिव स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस हमें नजर आएगा। तो जी ब्रॉडली बेसिकली अगर मैं सम अप करूं डिस्कशन को, तो हमें वो सेक्टर में रहना है जहां प्रॉफिट ग्रोथ की एक अच्छी स्कोप है, स्पेशली ऑन स्टोरीज जो कि डोमेस्टिक कंजम्पशन और डोमेस्टिक केपेक्स पे डिपेंडेंट है, ना कि जी एक्सपोर्ट केपेक्स और एक्सपोर्ट के स्टोरीज पर डिपेंडेंट है। जी बिल्कुल। सर मैं छोटे छोटे आपके कमेंट लेता जाता हूं हर सेक्टर पर। बैंकिंग में सर PSU वर्सेस प्राइवेट कहाँ रहना चाहिए? मैं रादर देन PSU वर्सेस प्राइवेट में कहूंगा कि चुनिंदा जो बैंक है, दोनों PSU और प्राइवेट सेक्टर से वो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो अगर मैं प्राइवेट की बात करता हूं, तो अगर आप देखेंगे एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, काफी अच्छे नतीजे उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। एट द सेम टाइम आउटलुक भी काफी रोबस्ट है, बैलेंस शीट काफी रोबस्ट है। जी वहां मुझे लगता है कि एक डिसेंट 12 से 15% काइंड ऑफ एनुअल रिटर्न बनाने का स्कोप है। पब्लिक PSU साइड में मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो बड़ी बैंक है, जैसे कैनरा बैंक हो गई, इंडियन बैंक हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें आज बॉब गोल्ड का जो उनका जो एक बिल्कुल। ऐप था, उसके थ्रू जो कस्टमर ऑनबोर्डिंग बैन कर दी गई थी RBI की ओर से, वो हटा है। तो मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन है PSU में अभी भी जगह अपसाइड की, और दोनों मिक्स एंड मैच करके चलेंगे पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट का, तो मुझे लगता है कि दोनों जगह पैसा बनेगा। एट द सेम टाइम सर्टन जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, जो कि एक काइंड ऑफ सिस्टर और सिस्टर ब्रदर कंसर्न कहते हैं हम फाइनेंसिंग आर्म को, उसमें भी जैसे सर्टन कंपनीज है, जैसे पूना वाला फिनकॉर्प, जो कि एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं। L&T फाइनेंस, जहां हमने देखा है कि बुक कॉर्पोरेट से रिटेल की ओर शिफ्ट हुई है, जिसके चलते एक रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल लग रहा है। तो चुनिंदा NBFCs प्राइवेट एज वेल एज PSU साइड में मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी रहेगी।
बिल्कुल। तो पीएसयू में चुनिंदा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसा सर ने बताया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, माफ़ कीजिएगा, इंडियन बैंक, और प्राइवेट स्पेस में सर ने आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक जैसे काउंटर्स बताए हैं। सर आईटी इंडेक्स में क्या करना है? क्योंकि पहले फेज़ में तो अच्छा चला, फेज़ 1 से फेज़ 2 की ड्यूरेशन में, लेकिन फेज़ 2 से लेकर अभी तक थोड़ी सी सॉफ्टनेस हो गई है। मैं नहीं कहूँगा सेलिंग है, लेकिन सॉफ्टनेस हो गई है आईटी इंडेक्स में। कोई काउंटर लगते हैं आपको अच्छे? विवेक जी, आईटी में मुझे लगता है कि जिस तरह से मैनेजमेंट की कमेंट्री निकल कर आई है वो ये क्लियरली एक दर्शाती है कि अगले जो 2 क्वार्टर है उसमें कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी है जो आईटी क्लाइंट्स हैं उनके और से स्पेंडिंग को लेकर के। और इसी के चलते मुझे लगता है कि मे बी एक काइंड ऑफ साइडवेज मूवमेंट हम पूरे लार्ज कैप आईटी पैक में देख सकते हैं। बट अगर स्टिल मुझे अगर पिक एंड चूज करना है, अगर मुझे पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें मुझे आईटी स्टॉक किसी को इंक्लूड करना होगा, तो मैं एक टेक महिंद्रा को ऐड करना चाहूंगा क्योंकि ये काफी एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। बट जिस तरह से ये क्वार्टर के बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है, ये क्लियर लग रहा है कि FY 25 विल बी टर्न अराउंड ईयर फॉर टेक महिंद्रा। तो वहाँ एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस हम देखेंगे अर्निंग ग्रोथ के, प्रॉफिट ग्रोथ के तौर पे। तो एक टेक महिंद्रा में लार्ज कैप से ऐड करूंगा और एक मिड कैप से मैं KPIT ऐड करूंगा मेरे पोर्टफोलियो में। जी। हालांकि वैल्यूएशन ऊंचे हैं बट दैट इज सपोर्टेड बाय अ वेरी गुड ग्रोथ। ऑटो सेक्टर को केटर कर रही है और अभी भी मैनेजमेंट का जो जिस तरह से गाइडेंस है 20% के ऊपर के रेट से ग्रो होने का, मुझे लगता है कि पूरे आईटी सेक्टर में काइंड ऑफ आउट परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं ग्रोथ के तौर पर। तो ये 2 स्टॉक में आईटी सेक्टर से मेरे पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा। सर एफएमसीजी में आपने बात तो की पॉजिटिवली, लेकिन कोई एक या दो शेयर बता दीजिए जो पॉजिटिव लग रहे हो आपको। अगेन एफएमसीजी में आई थिंक ब्रिटानिया को ऐड करने की राय दूंगा मैं, क्योंकि ये क्वार्टर के नतीजों के बाद जिस तरह से मैनेजमेंट का फोकस रहा है वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर के, और स्पेशली अक्रॉस द पोर्टफोलियो प्ले है, वैल्यू प्ले भी है, प्रीमियमाइजेशन का भी प्ले है, टू सम एक्सटेंट डेयरी का प्ले भी हम उससे हमें मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि एक ब्रिटानिया एक स्टॉक रहेगा जिसे मैं ऐड करना चाहूंगा। और एक टाटा जी। कंज्यूमर, टाटा ग्रुप की कंपनी है, जो कि काफी एक सोची समझी स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई है कि ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक ग्रोथ की जो स्ट्रेटेजी है उसके चलते एक काइंड ऑफ जो अर्निंग ग्रोथ हम कंपनीज में आते हुए देखेंगे टाटा ग्रुप की। ये मुझे लगता है कि ये 2 कंपनीज है जो FMCG से पोर्टफोलियो में ऐड करनी चाहिए। ऑटो सेगमेंट में सर फोर व्हीलर, टू व्हीलर या ऐसी जो ये यूटिलिटी व्हीकल्स होती हैं, इन कंपनीज में से? ऑटो सेक्टर से जिस तरह से स्टॉक में रैली हुई है, मैं पहले तो टू व्हीलर से मैं हीरो मोटोकॉर्प को ऐड करना चाहूंगा। ओके। काफी एक रिजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, 18 to 19 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। और इसके सामने जिस तरह से टीवीएस और आइशर मोटर में रैली हो चुकी है, मुझे लगता है कि ऑन रिलेटिव बेसिस आज के डेट में रिस्क रिवॉर्ड हीरो मोटो में ज्यादा लगता है। पैसेंजर व्हीकल साइड से मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा को ऐड करना चाहूंगा, रादर देन इट्स अ मिक्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल एंड ट्रैक्टर। तो दोनों का प्ले मिलता है और काफी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी है कंपनी के पास। नया जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है X3, उससे भी एक काफी अच्छी उम्मीद है कि महीने के 7-8 हज़ार यूनिट वहां से सेल होंगे। तो वो हो गया। और एक कमर्शियल व्हीकल साइड से मैं अशोक लेलैंड को ऐड करना चाहूंगा। जी। अशोक लेलैंड में हमने जिस तरह से 2 साल पहले टीवीएस मोटर में देखा था कि मार्जिन एक्सपेंशन जो पैन आउट हुआ था, उसके बाद जो स्टॉक 700-800 रुपए से 2000 के और चला था, द सेम स्टोरी कैन पैन आउट इन अशोक लेलैंड ऑल्सो। जी। तो ऑटो में सर ने बताया अशोक लेलैंड, और यहाँ पर बहुत सारे काउंटर सर ने चर्चा किए। सर मेटल में क्या करना चाहिए? मेटल सेक्टर थोड़ा अच्छी तेजी पकड़ रहा था फेज़ 1 से फेज़ 2 के बीच में, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट भी उतनी ही तेज रही, 3.5% तक चला ये इंडेक्स 19 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में। लेकिन 26 अप्रैल के बाद इसमें सेलिंग शुरू हुई और 7 मई तक करीब 3.25% गिरा, और 2 दिन में करीब 1.5% और गिर गया। तो ऑलमोस्ट 4% से ज़्यादा ये गिर चुका है और 3.5% चला था। तो कुल मिलाकर नेगेटिव रिटर्न दे रहा है मेटल। कोई पर्टिकुलर काउंटर जहां पर आपका फोकस एरिया है? विवेक जी, मैं मेटल को माइनिंग के साथ क्लब करना चाहूंगा। तो मेटल्स ओके। और माइनिंग की अगर हम बात करें तो एक प्ले में कोल इंडिया में लेना चाहूंगा, जहां एक काइंड ऑफ वैल्यू प्ले है, डिविडेंड यील्ड काफी अट्रैक्टिव है। और जिस तरह से इंडिया में पावर का डिमांड पैन आउट हो रहा है, मुझे लगता है कि कोयले की जो डिमांड है वो बरकरार रहेगी। और Q4 का जो इवेंट है रिजल्ट का, वो भी पीछे है, तो एक रिस्क नहीं रहेगा। तो कोल इंडिया टू राइड द कोल स्टोरी। और एक जो स्टॉक मेरे रडार पर रहेगा फ्रॉम बेसिकली, जिस तरह से कहते हैं कि कॉपर इज अ न्यू गोल्ड नाउ,
तो जिस तरह से कॉपर की जो रिक्वायरमेंट है हर क्षेत्र में बढ़ते जा रही है, तो हिंदुस्तान कॉपर इज द ओनली प्ले जो मुझे लगता है कि वन कैन राइड ऑन अ कॉपर स्टोरी। और एक टर्न अराउंड प्ले रहेगा मेरे रडार पर, वो है वेदांता, जहां हमने देखा था कि प्रमोटर की जो पर्सनल डेट की इशू थी बॉन्ड बॉन्ड के चलते हुए, वो कहीं ना कहीं 2 से 3 साल आगे अब पुश हो चुकी है। और जिस तरह से एक अक्रॉस द बोर्ड प्ले है वेदांता, वेदर इट इज एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर थ्रू हिंदुस्तान जिंक, जिंक का प्ले है, तो मुझे लगता है कि काइंड ऑफ मल्टी कमोडिटी प्ले आपको वेदांता के थ्रू भी प्ले करने मिले। जी सर, फार्मा में कैसे रिजल्ट आपको दिखे? ल्यूपिन और डॉक्टर रेड्डीज दोनों के रिजल्ट्स आए पिछले 2 दिनों में। अब क्या करना चाहिए फार्मा इंडेक्स में, क्योंकि फेज 1 टू फेज 2 तो सारे ही इंडेक्स चली थी, 3.25% ये भी चला, लेकिन पिछले 2 फेसेस में चुनाव के इसमें भी गिरावट देखने के लिए मिली, खासतौर से पिछले 2 दिनों में। अब क्या करें सर? अगेन फार्मा एक काइंड ऑफ डिफेंसिव प्ले है, हालांकि इन टर्म्स ऑफ अर्निंग ग्रोथ हमने उसमें भी रिकवरी देखी है पिछले 1 या 2 क्वार्टर से। तो फार्मा से अगर मुझे कोई 2 स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में ऐड करना होगा, तो मैं सबसे पहले लुपिन करना चाहूंगा लार्ज कैप साइड से, जो कि एक डिसेंट काइंड ऑफ अर्निंग ग्रोथ हम अगले 4 से 8 क्वार्टर में आते हुए देखेंगे। एट द सेम टाइम एक मिड साइज कंपनी है जो कि मार्क्सन फार्मा के नाम से जानी जाती है, जी हमें लगता है कि उसमें काफी एग्रेसिव रेवेन्यू ग्रोथ अगले 2 साल में आते हुए दिखेगी। और इसी के चलते एक लार्ज कैप साइड से लुपिन और मिड कैप साइड से मार्क्सन फार्मा को मैं ऐड करूँ। बिल्कुल, तो फार्मा में सर की पसंद है ल्यूपिन और मार्क्सन्स फार्मा, जहां पर कि आप खरीदारी कर चल सकते हैं। सर, ऑयल एंड गैस स्पेस, यहां पर रिलायंस में गिरावट काफ़ी तेज़ देखने के लिए मिली, और अगर फेज़ 1 में देखें तो उतना इंडेक्स चला नहीं जितना कि फेज़ 2 से लेकर अभी तक गिर चुका है। फेज़ 2 से लेकर यानी कि 26 अप्रैल से लेकर अभी तक करीब 5% इस इंडेक्स में सेलिंग देखने के लिए मिली है। अब क्या करना है सर? मुझे लगता है कि रिलायंस में अगेन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल एंड गैस एज वेल एज कंजम्पशन स्टोरी। तो जिस तरह से इनका रिटेल पोर्टफोलियो का जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल कंपनी में, वो बढ़ रहा है। टेलीकॉम में एक कहीं ना कहीं एक ट्रिगर है कि पोस्ट इलेक्शन जो टैरिफ है टेलीकॉम के, वो कहीं ना कहीं बढ़ाए जाएंगे 10 से 15%। तो मुझे लगता है कि इट्स अ गुड बेट टू राइड ऑन कंजम्पशन एज वेल एज द टेलीकॉम स्टोरी एज वेल एज ऑयल एंड गैस। और आगे जाके इसका डीमर्जर भी निश्चित ही है रिटेल सेगमेंट का। तो रिलायंस डेफिनेटली मैं ये डीप पे ऐड करना चाहूंगा विद एन एक्सपेक्टेशन कि मेरी जो एनुअल रिटर्न है वो 12 से 15% की रहेगी। जी सर, रियल्टी स्पेस, ये इंडेक्स ऐसा है जिसने कि भले ही फेज़ 1 से फेज़ 2 में चला, तो जितना चला उस उतना गिरा नहीं है। 4.64% चला था ये फेज़ 1 से फेज़ 2 में, लेकिन फेज़ 2 के डेट से और अभी तक ये करीब 3% गिरा है। यानी कि नेट में अगर मैं देखूँ तो 4.64% चला तो 3% गिर गया। तो पॉजिटिव है, लेकिन रिटर्न नहीं मिल रहा है इस काउंटर पर भी, इस पूरे सेक्टर में भी। सर, अब क्या करना है? विवेक जी, कौन सा सेक्टर बताया आपने? सर, रियल्टी स्पेस, रियल इस्टेट। रियल्टी, हाँ, तो रियल्टी में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स भी आ रहे हैं, प्री सेल बुकिंग जो है वो भी काफी एग्रेसिव हम आते हुए देख रहे हैं। तो रियल एस्टेट में हालांकि काफी सारे स्टॉक ऑलरेडी एक आउट परफॉर्मेंस हमने देखा है पिछले 3 से 6 महीने में। अगर मुझे यहाँ पिक करना होगा तो मैं पिक करूंगा सेंचुरी टेक्सटाइल, जो कि बिरला ग्रुप की कंपनी है। वहाँ हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक ग्रोथ का जो मोमेंटम है वो जारी रहेगा। रिसेंटली हमने देखा था कि कंपनी ने मुंबई मार्केट से निकलकर बैंगलोर मार्केट में एक फोरे किया था और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। तो सेंचुरी टेक्सटाइल विल बी ऑन माय रडार। और एट द सेम टाइम मैं एक अर्बन कंजम्पशन की जो स्टोरी है वो फिनिक्स मिल के थ्रू प्ले करना चाहूंगा, जो कि मोर ऑफ एन अर्बन कंजम्पशन मॉल कंजम्पशन की जो स्टोरी है, उसमें भी हमने देखा है कि काफी एग्रेसिव एक्सपेंशन हुआ था इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो रिसेंटली जैसे इंदौर है, अहमदाबाद है, काफी सारे न्यू मार्केट में इन्होंने फोरे किया है। तो इसी के चलते मैं फिनिक्स मिल ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल, तो रियल्टी स्पेस में सर को फिनिक्स मिल भी पसंद आ रहा है, और सर ने बताया ऑयल एंड गैस स्पेस में रिलायंस, फार्मा में ल्यूपिन और मार्क्सन्स फार्मा, मेटल में सर ने कोल इंडिया को अपनी पसंद के तौर पर रखा है। ऑटो सेक्टर में सर को टू व्हीलर स्पेस में भी कुछ कंपनी पसंद है, साथ ही पैसेंजर व्हीकल में अशोक लेलैंड पसंद है। एफएमसीजी सेक्टर में सर को गोदरेज काफ़ी पसंद आया। आईटी में सर ने केपीआईटी को अपनी पसंदीदा पिक के तौर पर दिया। तो यहाँ पर बैंकिंग में प्राइवेट बैंक्स में सर ने आईसीआईसीआई, एक्सिस, और सरकारी बैंकों में सर ने कैनरा बैंक और इंडियन बैंक जैसे काउंटर दिए हैं। सनी सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और अपना कीमती समय देने के लिए भी और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए भी। थैंक यू। तो ये थे सनी सर जिन्होंने कि बताया कि मार्केट में पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, घबराहट जरूर है लेकिन इस घबराहट को अपना सरदर्द ना बनाएं, पैनिक सेलिंग ना बनाएं। जो भी आपके पास ये मौके मिल रहे हैं शेयरों को, अच्छे शेयरों को खरीदने का, उस मौके को भुनाने की कोशिश करें और यहां पर खरीदारी ही कर चल रहा है। तो फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।